सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए भाग 3 राजनीति विज्ञान के पेपर नंबर 2, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। आज हम पूरे वीडियो में इस पेपर 2 पर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, हर पेपर में कुछ यूनिट्स होती हैं। तो पेपर नंबर 2 में भी 3 यूनिट्स हैं, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 1 इकाई संख्या 1 पर चर्चा करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरी इकाई संख्या 1 को पूरा करने की। ठीक है, अब जिनको ये पूरा वीडियो देखना है, इस पूरे वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले इकाई नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, इकाई नंबर 1 से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हो सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन और एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आज आपने इकाई नंबर 1 को पूरा पढ़ लिया तो इकाई नंबर 1 से पूछे जाने जितने वाले वीएस हैं, एस हैं या लॉन्ग हैं, यानी कि तीनों प्रकार के जितने प्रश्न हैं वो पूरे आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो। और इतना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी है कि जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, इकाई नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो 100% आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, पूछे ही जाएंगे। मतलब उसके अलावा उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट की 80% चांसेस है, 80% आपके क्वेश्चन इकाई नंबर 1 से जो मैं बताऊंगा वो आ जाएंगे आपके। ठीक है, और लॉन्ग में क्या होता है, लॉन्ग भी आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि लॉन्ग में वीएस और शॉर्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए आपको ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो आप लॉन्ग भी पार कर जाएंगे। तो कंप्लीट इसके अंदर चर्चा होने वाली है। और अगर आपको इकाई नंबर 1 के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7412003920 पर। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपको, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की भी सीरीज चलती है, तो उसके अंदर भी अगर आपको पार्ट ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या पार्ट बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या पार्ट सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, पार्ट ए में अति लघुतरात्मक प्रश्न, पार्ट बी में लघुतरात्मक और पार्ट सी में निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो पार्ट ए के अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर। क्वेश्चनों के साथ साथ आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और आज तक ऐसा हुआ है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं एग्ज़ाम में एज इट इज़ उसमें प्रश्न आए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इकाई संख्या जो 1 है, मतलब पेपर नंबर जो 2 है, इसमें इकाई हैं, 3 इकाइयाँ हैं। इकाई नंबर 1 पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे इसका कोई ख़ास नाम है नहीं इकाई नंबर 1 का। इकाई नंबर 1 में जो हमारे को टॉपिक पढ़ने हैं वो 3 टॉपिक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक राष्ट्रीय शक्ति और तीसरा शक्ति का संतुलन, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल पावर और बैलेंस ऑफ पावर। ये 3 टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 में इकाई नंबर 1 है। इकाई नंबर 1 में 3 टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3। तो ये अपन करने वाले हैं किसके, बीए पार्ट 3 के। सही है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख लीजिए। अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र,
सबसे पहला टॉपिक हमारे को ये पढ़ना है। अच्छा, ये वीडियो दोनों मीडियम्स के लिए होने वाली है, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम। तो आपको इस वीडियो के अगर नोट्स चाहिए तो आप वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा रीजनेबल प्राइस पर। फिर है दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित अलग अलग दृष्टिकोण है, आदर्शवादी है, यथार्थवादी है और मार्क्सवादी है। फिर है कर्ता, राज्य और अन्य कर्ता। तो ये 3 टॉपिक हैं हमारे को जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। और इसके बाहर प्रश्न नहीं आता। इंग्लिश में मीनिंग, नेचर एंड एरिया, अप्रोचेस और एक्टर वही है। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है। पहले आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो एक बात आ रही है मैं आपको समझाता हूँ, खाली जगह है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब विदेशों का। जैसे एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से संबंध पर्सनल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल रिलेशन। इसी तरीके से जब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संबंध होता है, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ, ठीक है। शाब्दिक अर्थ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ के विषय में 2 दृष्टिकोण हैं। कितने दृष्टिकोण हैं? 2। पहला है संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? छोटा दृष्टिकोण, संकुचित है ना, यानी कि शॉर्ट। और व्यापक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? बड़ा दृष्टिकोण। तो संकुचित दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्वतंत्र तथा संप्रभु राज्यों के केवल राजकीय संबंधों का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमें क्या पढ़ना है या किसकी पढ़ाई की जाती है? तो यहाँ बता रखा है जो स्वतंत्र और संप्रभु राज्य होते हैं, ऐसे राज्यों के मध्य जो जैसे राजकीय संबंध होते हैं ना, राजकीय संबंध मतलब क्या होता है? जो कि सैद्धांतिक संबंध होते हैं, जिसके बारे में सब जानते हैं। तो ऐसे राजकीय संबंधों का ही केवल अध्ययन किया जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि संकुचित जो दृष्टिकोण होता है, संकुचित दृष्टिकोण के अंदर केवल 2 राष्ट्र हैं, 2 राष्ट्रों के मध्य केवल एक ही प्रकार के रिलेशन का अध्ययन किया जाएगा, वो है राजकीय संबंध। राजकीय यानी ऑफिशियल रिलेशनशिप्स, ठीक है, जिसके बारे में सब जानते हैं और संविधान में जिसका वर्णन कर रखा है। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है कि व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है? तो इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ है स्वतंत्र तथा संप्रभु राज्यों के राजकीय संबंधों के साथ साथ अन्य संबंधों का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है ना। व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है कि राजकीय संबंधों का तो अध्ययन हमें करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ 2 राज्यों के मध्य अन्य प्रकार के जितने भी संबंध है उन संबंधों का अध्ययन भी आप क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करें। अब कौन कौन से अन्य संबंध होते हैं ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ दे रखा है 2 राजनीतिज्ञ हैं, क्विंसी राइट और स्टैनले हॉफमैन के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है इसके विषय में समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों तथा गतिविधियों से संबंधित होते हैं जिनसे बाह्य नीतियां प्रभावित होती हैं, जिनसे विश्व विभाजित है, उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? उन तत्वों तथा गतिविधियों से संबंधित होता है जिनसे बाह्य नीतियां प्रभावित होती हैं। किसी देश की, कोई देश है अपने पास, मान लो
इसकी जो बाह्य नीतियां हैं, बाह्य नीतियां जो हैं वो जिन तत्वों और गतिविधियों से प्रभावित होती हैं, मान लो कोई तत्व है और गतिविधियां हैं इनसे प्रभावित होती है, तो इन तत्वों का अध्ययन करना ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। तो अब हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया है। हिंदी मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला ले सकते हैं। इसमें ये इंग्लिश नोट्स हैं और वो हिंदी नोट्स हैं। चलिए, जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ जान लेते हैं तो अब अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 टॉपिक हैं हमारे पास। 3 टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें से अभी हमें ये सब पढ़ना है। इन सब में से हमने अभी अर्थ को समझ लिया है। अर्थ से संबंधित जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो कि मैंने आपको एक पेज दिया है। अब हम अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रकृति। प्रकृति को समझेंगे, नेचर जिसे हम कहते हैं। तो आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में पामर एवं पार्किंस ने लिखा है। पहले आप ये समझिए, ये तो ठीक है कि प्रकृति का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति का क्या मतलब होता है। प्रकृति मतलब क्या होता है, नेचर। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि बहुत क्रोधी है, यानी कि बहुत गुस्सा करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसकी प्रकृति क्या है, क्रोधी स्वभाव है इसका। ठीक है। एक है जो बड़ा ही खुशमिजाज व्यक्ति है, तो अपन बोलेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी है, प्रसन्न है। इसी तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स की क्या प्रकृति होती है। इंसानों में तो हम उनको इमोशंस पर स्टडी करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रकृति है। ये साइंटिफिक प्रकृति का है, ये अनसाइंटिफिक प्रकृति का है, थ्योरेटिकल है या फिर प्रैक्टिकल है। इस तरीके से हम प्रकृति को जांचते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में पामर एवं पार्किंसन ने लिखा है, इसके अध्ययन का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा उभर कर नहीं आया है। सैद्धांतिक ढांचा मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल फॉर्मेट, है ना। मतलब ये पढ़ लो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में आप जान गए हो। तो ऐसा कोई सैद्धांतिक ढांचा नहीं आया है। आज भी हमारे पास इसके अध्ययन की क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव है। हमारे को पता ही नहीं है कि इसका कैसे अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और इसके अंदर टॉपिक जुड़ते जाते हैं। इस विषय का अभ्युदय, यानी इस विषय का जो शुरुआत है, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासनों से हुआ है, लेकिन यह आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, अनसाइंटिफिक प्रकृति है इसका। और पामर और पार्किंसन ने जो भी लिखा है इसके विषय में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसका कोई भी क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है। तो प्रकृति केवल इतनी ही है इसकी। अब आप इससे नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। अब हम अर्थ और प्रकृति पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र, कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। इसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ है। मान लीजिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक हम इसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो देखिए किन किन बिंदुओं का हम इसमें चर्चा की जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्षेत्र से ही प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है, जिसका अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इस विषय के अंदर किन किन बातों का अध्ययन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है मतलब अलग अलग देशों की राजनीति को समझा जाता है। जैसे भारत के क्षेत्र में समझा जाएगा कि भारत की राजनीति क्या है, किस प्रकार का इसमें लोकतंत्र मतलब किस प्रकार का सरकारी या शासन का प्रकार इसमें प्रचलित है, तो लोकतंत्र। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग देशों के अलग अलग कानूनों को पढ़ा जाता है। फिर हम दो विदेशों मतलब देशों के मध्य है जो कानून स्थापित करते हैं वो चीज़। सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग देश के अपने अपने क्षेत्रीय संगठन होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट हैं जिन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये 6 पॉइंट हैं जिन पर आपको ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन, और इस प्रकार से 6 पॉइंट हैं। यही है क्षेत्र एक तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा आपको जानने की आवश्यकता है कि ये क्या क्या है, क्योंकि प्रश्न बड़ा आएगा तो फिर आप जवाब कैसे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे और फिर अपन एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सिंपल सी बात है, जितना अच्छे तरीके से आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नोट्स के बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र है, इसमें पहला पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्र की होती हैं, कुछ आर्थिक क्षेत्र की भी होती हैं, कुछ सैनिक क्षेत्र की होती हैं, कुछ राजनीतिक होती हैं, कोई प्रादेशिक होती हैं, कुछ सांस्कृतिक और अन्य होती हैं। और ये इनका जो स्तर है वो किसी एक का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, कोई देश से संबंधित, इसमें सभी देश सम्मिलित होते हैं। जैसे आर्थिक में बात करें तो यूरोपियन साझा बाजार, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, विश्व व्यापार संगठन आदि, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में। सैनिक क्षेत्र में नाटो, सीटो, वर्साई पैक्ट, सेंटो आदि। डायरेक्ट पूछता है नाटो क्या है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था है जो कि सैनिक क्षेत्र में कार्य करती है। इसी तरह से राजनीतिक में राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि। प्रादेशिक में अरब लीग। प्रादेशिक मतलब क्या होता है? प्रादेशिक मतलब हर क्षेत्र की अपनी अपनी मतलब दो देश आपस में मिलकर कोई नियम या फिर कोई संगठन बनाते हैं, तो उसके लिए। जैसे अरब लीग, अमरीकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, सार्क, आसियन। सबसे इम्पोर्टेंट आसियन, हर बार कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है कि आसियन क्या है, आसियन की फुल फॉर्म क्या है, तो यह भी मैं आपको बताता हूँ। सांस्कृतिक और अन्यों में यूनेस्को हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मधु संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, WHO जिसे हम कहते हैं आदि। ये सारे के सारे बातें हैं। तो इनसे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ देखें, इनकी फुल फॉर्म, जैसे नाटो की फुल फॉर्म क्या है, सीटो की फुल फॉर्म क्या है, सेंटो की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, एशियन की फुल फॉर्म क्या है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, WHO की फुल फॉर्म क्या है। इस तरीके से फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। ये वाला एरिया है ना, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से पूछे जाते हैं अपने जो फुल फॉर्म्स हैं वो आप यहाँ से देखिए। जैसे नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही है ये। नाटो की क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एशियन की क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जिसमें यूनेस्को और WHO आती है। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल आपको ये बताना है कि हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र के विषय में, कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पॉइंट में हमें इन सभी बातों का अध्ययन करना पड़ता है। जितने भी मैंने आपको संस्थाएं बताई, इनका अध्ययन करते हैं, इनके कानूनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान दें। हिंदी वाले यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल एज इट इज़, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये हमने चर्चा कर ली अभी इस पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। तो किन किन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो हमने देखा। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। तो कुछ नहीं है, मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ सारी बातें, कहीं इसके तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न राज्यों की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों, उनके राष्ट्रीय हितों तथा राजनीतिक व कूटनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? राजनीति में। तीसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन। तो स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बहुत महत्व है। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों और रीति रिवाजों के नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानूनों और रीति रिवाजों के नहीं रह सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। चौथा है सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। तो क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवादी गुट, स्वतंत्र समाज, गुट निरपेक्ष राज्य, अरब समुदाय, अफ्रीकी देश, G15 जैसे अनेक राजनीतिक गुट अस्तित्व में आए। ये राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अथवा उसके बाहर अनेक मामलों पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। इन गुटों को जोड़ने वाले तत्व, उनके मतभेदों तथा विवादों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु में आता है। हम जानते हैं कि सैनिक संगठन और राजनीतिक गुट हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसमें इनका अध्ययन सम्मिलित होता है, तो इनको भी हम सम्मिलित करते हैं। फिर आते हैं क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। बदलती विश्व व्यवस्था में विभिन्न राष्ट्रों ने अपने क्षेत्रीय विकास हेतु अनेक संगठनों का निर्माण किया है, जिनमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी आसियान, जैसे भी मैंने आपको बताया, आसियान हो गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया, हिमतक्षेश आदि प्रमुख है। हिमतक्षेश से भी पूछा जा सकता है ये क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसके विषय में जानकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्या होता है। हिमतक्षेश क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। ये हो गया। फिर आता है 6th विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो भी विदेशी व्यापार है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें इतना ही है। तो अभी हमने क्या समझ लिया? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, ये तीनों ही टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे दृष्टिकोण पर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण है, यथार्थवादी व्यवस्था का दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। तो ये क्या क्या है, इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि वीडियो के बीच में ही कहीं है, या तो वो मैं तब बताऊंगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उनको देख लिया एक बार तो मतलब अगर आप उनकी तैयारी करके जाते हैं तो मान के चलिए कि सारे के सारे आपके प्रश्न आपको मिलेंगे, आपके प्रश्न पत्र। यानी अब अप्रोचेस पर अपन चर्चा करेंगे। 3 अप्रोचेस है हमारे पास। सिंपली अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विभिन्न दृष्टिकोण में 3 ही दृष्टिकोण हैं। पहला आदर्शवादी दृष्टिकोण,
दूसरा यथार्थवादी व्यवस्था का दृष्टिकोण, जिसके कापलन ने दिया था जिसे। और तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में। सिंपली आप इसको समझिएगा, ज़्यादा अपन को इसमें कुछ करना नहीं है। आदर्शवादी दृष्टिकोण, आइडियलिस्टिक अप्रोच। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आदर्शवादी दृष्टिकोण एक दार्शनिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। अब यहीं पर आप थोड़ी सी देर रुकिए और समझिए, दो शब्द दिए जा रहे हैं, दार्शनिक और सैद्धांतिक। दार्शनिक मतलब फिलोसफिकल, इसका कोई ठोस साइंटिफिक आधार नहीं है। ठीक है, ये कल्पना है केवल। और सैद्धांतिक यानी केवल थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आदर्शवादी दृष्टिकोण एक दार्शनिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, जो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नैतिक मूल्यों, कानून और सहयोग के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। मतलब ये क्या मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नैतिक मूल्यों और कानून और सहयोग के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। तीनों ही शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लीजिए आदर्शवादी दृष्टिकोण का क्या मतलब है, और मैं आपको इसका उदाहरण भी देता हूँ। इस भारत है, भारत के अंदर, ये जो हमारा भारत है, भारत के अंदर आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर का मामला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आज कुछ हिस्सा पाकिस्तानियों के पास है और कुछ हिस्सा हमारे पास है। लेकिन ये जो पाकिस्तानियों के पास जो हिस्सा है ना, ये किसका कारण है? ये आदर्शवादी दृष्टिकोण का कारण है। मतलब जब जम्मू और कश्मीर का बंटवारा हो रहा था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा कि पाकिस्तान एक देश है और भारत एक देश है। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तो पाकिस्तान ने बोला हम हमारी सेना भेजेंगे और इसमें अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम हमारी सेना भेजकर इस पर कब्जा कर लेंगे और हम लोगों को मारेंगे, कूटेंगे और ऐसा करेंगे, युद्ध हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे। तो नेहरू जी ने आदर्शवादी अप्रोच को अपनाया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध था, है ना, अब ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है? वो कहता है कि नैतिक मूल्यों पर चलना है, कानून की पालना करनी है और सहयोग देना है, आपस में सहयोग करके निपटाओ। तो क्या करा नेहरू साहब, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या करा कि जो कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर है, इसका कुछ भाग आप रख लीजिए और कुछ भाग हम रख लेते हैं, इससे लड़ाई नहीं होगी। ये है आदर्शवादी दृष्टिकोण, यानी कि नैतिक मूल्यों पर करना, युद्ध नहीं करना, कानून की पालना करना। उस समय जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में कानून बना रखे थे उनकी पालना करना और सहयोग करना। हम भी आपका सहयोग करते हैं और आप भी हमारा सहयोग करें। इस प्रकार की जो विचारधारा है आदर्शवादी दृष्टिकोण में आती है। तो नेहरू साहब ने उस समय ये दृष्टिकोण को अपनाया था। इस कारण से क्या हो जाता है, उन्होंने अपने जो राष्ट्रीय हित थे, क्या होता है, यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य केवल अपने राष्ट्र हितों का पीछा नहीं करते, बल्कि वे वैश्विक समुदाय के सदस्य भी हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान करना चाहिए। ये जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने क्या करा, अपने राष्ट्रीय हित का पीछा नहीं करा। उनका राष्ट्रीय हित क्या था? पूरा जम्मू कश्मीर उनके हाथ में हो, यही तो उनका राष्ट्रीय हित था। राष्ट्रीय हित मतलब राष्ट्र का हित जिसमें हो, राष्ट्र की भलाई जिसमें हो। और राष्ट्र की भलाई किस में है? कश्मीर को अपने आप में करने में। लेकिन तत्कालिक प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि राष्ट्र की भलाई के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हमारे को क्या करना चाहिए, वैश्विक समुदाय के, हम वैश्विक समुदाय के भी एक सदस्य हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति भी चाहिए। युद्ध होगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय हित को पीछे रखकर सहयोग करा और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाई। तो
इसकी विशेषताएं देख लीजिए कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। नैतिकता। आदर्शवादी दृष्टिकोण मानता है कि राज्यों को अपने कार्यों में नैतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, जो कि हमने अपने उदाहरण में देखा। सहयोग करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए और वैश्विक समुदाय के आप सदस्य हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। तो ये है हमारा आदर्शवादी दृष्टिकोण। इसके नोट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि जितने भी देश हैं उनको आपस में सहयोग से रहना चाहिए, नैतिकता बनाए रखनी चाहिए, इस प्रकार की बातें करता है। और अपने राष्ट्र जो हित है, अपने राष्ट्र की भलाई है, उसके लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आगे जो अप्रोच आती है जिसका नाम है यथार्थवादी व्यवस्था, जिसके प्रणेता है कापलान। तो कापलान के अनुसार यथार्थ व्यवस्था क्या है, इसके विषय में समझिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियलिस्ट सिस्टम। नाम से आपको पता चल जाता होगा, आदर्शवादी में क्या होता है, आदर्श है ना, कल्पना। लेकिन रियलिस्टिक सिस्टम में क्या है, रियलिस्टिक, रियल बात पर चर्चा करनी है, कल्पनाओं में मत खोइए, कल्पना में मत खोइए। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद का एक प्रमुख दृष्टिकोण है, जो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति, स्वार्थ और संघर्ष से प्रेरित होती है। समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, यानी अलग अलग देशों की अपनी अपनी राजनीति होती है और हर राजनीति इन तीनों पर टिकी होती है। पहला शक्ति, दूसरा स्वार्थ और तीसरा संघर्ष। हमारे पास जितनी शक्ति है इसलिए दूसरे देश हमारी अनुपालना करते हैं, हमारे डिसीजन को पालना करते हैं। अगर हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो हम भी नौकर बन जाएंगे। स्वार्थ, किसी भी दशा में हमारे स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, इसके लिए हमारे को संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। इन तीन बातों पर टिकी है पूरी राजनीति। यथार्थवादी दृष्टिकोण ये मानता है, यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और वे ऐसा करने के लिए शक्ति का उपयोग करने में नहीं हिचकिचाते। मतलब मान लीजिए जैसे आज अभी भी इस समय भी यूक्रेन और रशिया, इसका युद्ध चल रहा है। इसमें क्या है, दोनों का युद्ध क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि रशिया को लगा कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा, किसका सदस्य बन जाएगा, नाटो का सदस्य बन जाएगा, और कभी रशिया ने अपने राज्य का विस्तार किया तो राज्य का विस्तार करेगा तो रशिया के पास में ही यूक्रेन भी है, तो वहाँ पर अगर रशिया ने इस पर अटैक करा, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो नाटो का सदस्य जब ये बन जाएगा तो नाटो के में जितने भी देश हैं उनकी जितनी भी आर्मी है वो सारे के सारे किस पर अटैक करेंगे, रशिया पर अटैक कर देंगे। और जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि रशिया खतरे में आ जाएगा। रशिया के रूस के जो राष्ट्रहित है, रूस का जो राष्ट्रहित है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, उसने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, बिना हिचकिचाते हुए उसने किस पर अटैक कर दिया, यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो ये जो रशिया के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने क्या करा, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने को फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्र शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भाड़ में जाओ सब। यथार्थवादी व्यवस्था का उन्होंने अनुपालना करी और रूस ने क्या करा, उन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण को इस उदाहरण से। इसकी जो विशेषता है वो ये कि राज्य केंद्रित अभिनेता है, यानी राज्य को कैसे ना कैसे कर क्या करना है, हमारे को उनके हितों की पूर्ति करनी है। शक्ति महत्वपूर्ण है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। स्वार्थ प्रेरणा है। स्वार्थ यानी एक राज्य की क्या स्वार्थ होता है कि वो अपना विस्तार करे, अभी इतना था इतना हो जाए, उसके बाद इतना हो जाए, इतना हो जाए। अब इस बीच में जो भी उसके बीच में आएगा, राज्य विस्तार के बीच में
जो भी आएगा तो वो उस पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, चाहे फिर उसके अशांति फैले हो या कुछ भी हो, भुखमरी हो या कुछ भी हो, संघर्ष अपरिहार्य है, यानी संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ये है यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब आता है, आप नोट्स खींच सकते हैं इसमें, लास्ट जो अप्रोच है वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स इसको कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण है, यानी समाज और अर्थ को लेकर ही चलता है, जो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वर्ग संघर्ष, शोषण और पूंजीवाद के विकास द्वारा आकार दिया जाता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य केवल अपने राष्ट्रीय हितों का पीछा नहीं करता, जो राज्य है वो केवल अपने राष्ट्रीय हितों का पीछा नहीं करते हैं, बल्कि वे पूंजीवादी व्यवस्था के एजेंट भी हैं। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब जो कि पैसे वाले हैं, जो कि पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हीं का ही काम करने में, उन्हीं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। उनका उपयोग पूंजीवादी वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जो राज्य होता है वो केवल और केवल किसकी इच्छा पूरी करता है, जो पूंजीपति होते हैं। पूंजीपति मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके विषयों में ज़्यादा क्या करता है, उनकी इच्छा करता है, ऐसे नियम और कानून बनाता है जिससे उनको फ़ायदा हो। ऐसा कौन सोचते हैं, मार्क्स सोचते हैं, और उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। उनके विषय में क्या है, वर्ग संघर्ष। मैंने आपको समझा रखा है वर्ग संघर्ष क्या है, एक शोषण वर्ग होता है और एक पूंजीवादी वर्ग होता है, तो इन दोनों वर्गों के बीच में जो संघर्ष चलता है वो इसको वर्ग संघर्ष कहते हैं। शोषण, पूंजीवाद का विकास और राज्य की भूमिका, ये सारे इसकी विशेषता है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको समझा दिया मैंने उदाहरण के तौर पर। आप पढ़ सकते हैं, नोट्स आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और आगे बढ़िए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले भी खींच सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हमने अभी तक किस किस पर चर्चा कर ली है, तो अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के विषय में हम समझ चुके हैं, दृष्टिकोण पर भी हमने चर्चा कर ली है। अब हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कर्ता और राज्य के विषय में। मुख्य तौर पर हम किसके विषय में समझेंगे, कर्ता, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कर्ता कौन होता है, एक्टर। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक है एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कर्ता, जिसमें हमें पढ़ना है राज्य और अन्य कर्ता के विषय में। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके विषय में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं, और इसके अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु कटिबद्ध रहते हैं। अलग अलग राज्य होते हैं, देश होते हैं, ठीक है। अलग अलग देशों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मुख्य कर्ता होता है, कर्ता मतलब करने वाला, मतलब हर एक देश का क्या होता है, एक प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है उनके शासन व्यवस्था के अनुसार, यानी एक व्यक्ति होता है जो कि डिसीजन लेता है, तो इसको हम कहते हैं राज्य। ठीक है, हम व्यक्ति ना कहकर उसको क्या कह देते हैं, राज्य कह देते हैं। मतलब वो राज्य ही होता है, राज्य का वो व्यक्ति होता है जो कि डिसीजन लेकर पूरे काम करता है, तो उस व्यक्ति या उस राज्य का अध्ययन करना ये होता है। मुख्य कर्ता तो राज्य ही है। क्या होता है कि संप्रभु राज्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रभावी कर्ता हैं। क्या है, प्रभावी करता है। इनका अध्ययन किए बिना, इन कर्ताओं का अध्ययन किए बिना हम नहीं समझ सकते। फ्रेडरिक स्मिथ के शब्दों में राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं। ओपनहीम के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय है। आपको राज्य जो करता है इनके विषय में तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग देशों के विषय में पढ़ना होगा। ठीक है,
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। तो इन 193 सदस्यों को पढ़ना है आपको। कहने का मतलब ये है, राज्यकर्ता का मतलब क्या है कि ये जो 193 सदस्य हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस संघ में 193 सदस्य हैं। भारत, ब्राजील, इस तरीके से अलग अलग है। तो इन सभी देशों का अध्ययन करना है आपको, इनकी राजनीति का अध्ययन करना है, इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका अध्ययन करना है, इस तरीके से। राज्यकर्ताओं की प्रमुख विशेषता क्या है कि संप्रभुता का होना, शक्ति का होना और राष्ट्र की भावना का होना, ये है राज्यकर्ता का विशेषताएं। अब इंग्लिश में ये रहा। आगे है राज्येतरकर्ता। राज्येतरकर्ता का मतलब क्या होता है कि राज्य के अलावा जो करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, वो कौन है। तो ये पूछा जाता है और आपको ये ध्यान में रखना है। डायरेक्ट ही पूछता है कि राज्येतरकर्ता बताइए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। तो राज्येतरकर्ता के अन्य प्रचलित नाम कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय कर्ता पूछ सकता है या गठन पूछ सकता है, सरकारी कर्ता पूछ सकता है, गैर सरकारी कर्ता पूछ सकता है, बहुराष्ट्रीय कर्ता के नाम से पूछ सकता है। ये सब नाम किसके हैं? इसी के ही हैं, राज्येतरकर्ता के। ठीक है। तो निम्न प्रकार के गैर राजकीय कर्ता विश्व राजनीति में सक्रिय हैं। कौन कौन से? बहुआयामी निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईजीओस, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईएनजीओस, धार्मिक संगठन भी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, गोरिल्ला एंड टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हैं। तो ये जो संगठन हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राज्य के अलावा करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। ये हो गया हमारा ये काम। अब जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन मैं आप से चर्चा कर रहा था वो ये है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको देखना है। जो भी आपको मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिख लेना, 100% यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। जो भी आएगा इसके चारों तरफ ही आएगा। ठीक है। अब और ये है अपने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये तो बात हो गई, पूरा हमने इकाई नंबर 1 में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कंप्लीट कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अब जितने भी प्रकार के प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय शक्ति के विषय में, नेशनल पावर क्या होती है। तो आइए समझते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में हम सबसे पहले समझेंगे अर्थ कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या होता है। ठीक है। इसके मूल तत्व क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। मूल तत्व से प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझिए कि राष्ट्र शक्ति यानी नेशनल पावर का मतलब क्या होता है। पैडलफोर्ड व लिंकन के अनुसार यह शब्द किसी राष्ट्र की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है, किंतु उस व्यापक अर्थ में जिसमें यह शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य शक्ति संघर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह कहीं अधिक व्यापक है। राष्ट्र शक्ति से हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। राष्ट्र शक्ति शक्ति और सामर्थ्य का योग है, यानी एक देश में कितनी शक्ति है और उसके पास कितनी सामर्थ्य है, यही राष्ट्र शक्ति है। और जब उसको अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति करनी पड़ती है तब वो शक्ति का प्रयोग करता है। मार्गेनथाउ क्या कहते हैं इस विषय में? राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है, वही राष्ट्र शक्ति है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज़ को।
अब राष्ट्र शक्ति के जो तत्व हैं जिनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है वह है, अलग अलग तत्व हैं इसके, भौगोलिक तत्व हैं, प्राकृतिक स्रोत या संसाधन हैं, जनसंख्या पर आधारित हो सकती है शक्ति, मतलब किसी देश की भूगोलिक भौगोलिक यानी जोग्राफिकल जो क्षेत्र है वो अच्छा हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको शक्ति मिल सकती है। किसी का नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा हो सकता है किसी देश के पास, तो वहाँ पर उसकी शक्ति ज़्यादा हो सकती है। जनसंख्या है, आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता ज़्यादा है किसी के पास, तकनीकी है, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा तकनीक है और तो उसका गलत प्रयोग, मतलब जब भी उसको अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करनी होगी तो उस तकनीक का यूज़ कर सकता है। सैनिक तैयारी, किसी देश के पास अच्छी मिलिट्री होती है तो उस हिसाब से। विचारधारा है, विचारधारा भी प्रभावित करती है। नेतृत्व है, लीडरशिप है, मतलब एक देश की बात कितने लोग मानते हैं, है ना। जैसे नाटो है, नाटो किसने बना रखी है, अमेरिका संस्था है ना। तो अमेरिका ने किस तरीके से कितने अन्य अन्य लोगों को प्रभावित कर रखा है। संगठन तथा सरकार की योग्यता, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति, ये सारी ही चीज़ें राष्ट्र शक्ति के एलिमेंट्स हैं। यानी किसी देश, कोई देश भौगोलिक दृष्टि से उसके पास राष्ट्र शक्ति हो सकती है, कोई जनसंख्या, कोई तकनीक, कोई विचारधारा, कोई सैनिक तैयारी, हर एक, ये सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं। इन एलिमेंट के ज़्यादा होने पर ही किसी राष्ट्र के पास क्या होती है, शक्ति होती है, उसी को ही राष्ट्र शक्ति कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीमाएं देखते हैं इसकी, क्या क्या सीमा है। कि शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन इसकी सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, शक्ति संतुलन क्या है इसके विषय में इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी देर में अभी समझाऊंगा। तीसरा टॉपिक यही है, शक्ति संतुलन, जैसे चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण और विश्व जनमत, ये सारी सीमाएं हैं राष्ट्रीय शक्ति की। मतलब कभी कभार इन सीमाओं को भी उल्लंघन कर देता है कौन, एक देश, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। जैसे ही रशिया, रूस ने क्या करा, इन सभी चीज़ों की उल्लंघन कर दिया और फिर भी उसने क्या करा, यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो उसको लगा क्योंकि मेरे देश पे हानि है इस कारण से, ठीक है। तो लेकिन वैसे मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर, ये सारे के सारी क्या है, ये चीज़ें, ये सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, है ना। ये सीमाएं हैं किसकी, एक राष्ट्र शक्ति की सीमा है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कंप्लीट, राष्ट्रीय शक्ति कंप्लीट। अब हम समझेंगे शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। शक्ति का जो संतुलन है इसके दो अर्थ हैं, एक है सैद्धांतिक रूप यानी थ्योरेटिकल फॉर्म, और एक है व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल फॉर्म। सैद्धांतिक रूप में भी एक होता है साधारण संतुलन और एक होता है जटिल संतुलन। अब इस चीज़ को आप समझिएगा थोड़ा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सैद्धांतिक रूप में जो साधारण संतुलन है वो क्या होता है। साधारण संतुलन तब कहा जाता है जब दो समान शक्ति वाले परस्पर विरोधी राष्ट्र गुट होते हैं। जैसे कुछ वर्ष तक अमेरिका व सोवियत संघ समान शक्ति वाले विरोधी गुट रहे हैं, है ना। साधारण संतुलन में क्या होता है कि दो राष्ट्र हैं और दो राष्ट्र के पास सेम पावर है, मतलब इसके पास भी 100% पावर है और इसके पास भी 100% पावर है और ये दोनों ही एक ही समूह के हैं। तो क्या होगा, जो बैलेंस रहेगी, जो पावर होगी, वो शक्ति जो होगी वो बैलेंस रहेगी। लेकिन मान लीजिए खतरनाक तरीके से इन दोनों में विरोध हो गया तो फिर शक्ति का संतुलन नहीं हो पाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दोनों आपस में लड़ेंगे। तो ये चीज़ है शक्ति से। साधारण संतुलन थी, सिंपल बैलेंस। अब जटिल संतुलन क्या होता है कि जटिल संतुलन तब होता है जब राष्ट्रों के अनेक समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं तथा संतुलन के अंदर भी अनेक उप संतुलन समूह होते हैं। जैसे वर्तमान में बहुध्रुवीय व्यवस्था, जिसमें तटस्थ राष्ट्रों का भी विशेष प्रभाव रहता है। मतलब एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र को, ये राष्ट्र, जैसे मान लीजिए जटिल संतुलन में बहुत ज़्यादा, ये जटिल इसलिए तो नाम रखा है, जैसे ए राष्ट्र है,
ए राष्ट्र को बी राष्ट्र संतुलित कर रहा है, बी राष्ट्र को सी डी और ई राष्ट्र क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। ई राष्ट्र को एफ जी और के राष्ट्र क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें से इसने संतुलन करना खराब हो गया तो इसका संतुलन खराब, इसका संतुलन खराब इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का संतुलन खराब, इन दोनों के बीच का संतुलन खराब तो डायरेक्ट इनका संतुलन खराब। तो इस तरीके से इसका संतुलन तो इसका इससे जुड़े सारे संतुलन, तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था खराब हो जाती है। इसे जटिल संतुलन कहते हैं। एक होता है व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक रूप में भी क्या है, प्रत्यक्ष विरोध और प्रतिद्वंदिता। प्रत्यक्ष विरोध में क्या आता है कि इस स्थिति में दो राष्ट्रों अथवा दो गुटों के मध्य सीधा विरोध होता है। ठीक है, प्रोफेसर गुप्ता के अनुसार यहाँ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हावी होना चाहता है जबकि दूसरा राष्ट्र इसका विरोध करता है। इस स्थिति में चूंकि कोई झुकना नहीं चाहता, इसलिए क्रमशः क्या होता है, दोनों पक्ष संतुलन के लिए शक्ति में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। अंततः राष्ट्र या तो साम्राज्यवादी नीति त्याग देते हैं अथवा दोनों में से कोई एक निर्णायक शक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रतिद्वंदिता मतलब संतुलन प्रतिद्वंदिता का रूप उस समय ग्रहण करता है जब कोई राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति अपनाता है अथवा यथास्थिति को कायम रखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए विगत 100 वर्षों में इंग्लैंड व रूस द्वारा ईरान पर प्रभाव विस्तार के लिए प्रतियोगितापूर्ण प्रयास चलते रहे हैं। ये चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों ही टॉपिक्स को इकाई नंबर 1 के कंप्लीट करा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय शक्ति और शक्ति का संतुलन। तो जितने भी प्रश्न, जितने भी टॉपिक आपको बताए गए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको बढ़िया तरीके से इन्हीं पर ही ध्यान रखना है। और किसी को भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।